आज मैं एक बार फिर से आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के एक स्टूडेंट, जो अब तो स्टूडेंट नहीं है, कुछ समय पहले तक स्टूडेंट थे, डॉन बॉस्को, उनके साथ आपकी बातचीत कराऊंगा। और मैंने डॉन से रिक्वेस्ट की है कि डॉन अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हम लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग आज की बातचीत का पहलू ये है कि मैं और डॉन, हम दोनों ही जब न्यूजीलैंड आए तो हम लोग अपने मिड 30s क्रॉस कर चुके थे। और जो भी नए लोग न्यूजीलैंड आते हैं, जो 20-25 साल की उम्र में यहाँ आते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ मिड 30s क्रॉस करने के बाद यहाँ आता है या अर्ली 40s में यहाँ आता है, तो उन लोगों के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। और जिस तरह की वो सिचुएशन फेस करते हैं, उन सिचुएशंस के बाद उनका रिएक्शन भी बहुत अलग होता है ना। तो इस लिहाज से जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हमारी इस बातचीत का फ़ायदा उन सभी को होगा जो स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और जो सेटल हैं, कुछ ना कुछ जॉब इंडिया में करते हैं और न्यूजीलैंड आना चाहते हैं। तो डॉन, सबसे पहले तो मैं यार यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी से शुरू करूँगा कि मैं सवाल पूछने से पहले, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं एक बात ही कहता हूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भारत के बाहर 3 तरह के लोग आना चाहते हैं। पहली कैटेगरी तो वो है जो ये सोचती है कि उनको एक स्किल एक्वायर करनी है, एक ऐसी स्किल जिस स्किल के बाद जॉब मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पा पाएंगे। और दूसरे लोग वो आते हैं जिनका मकसद ये है कि वो किसी भी डेवलप्ड वर्ल्ड में माइग्रेट कर जाए, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या कोई दूसरा यूरोप का देश। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब आप आए तो आपने यार, जो न्यूजीलैंड में 7 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपने जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ उनमें से एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी में एडमिशन लिया। तो क्या चैलेंजेस हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में आकर फेस करते हैं, खासकर वो लोग जो ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और सोशल साइंसेज के कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि आपने भी हमें पॉलिटिकल साइंस कैंटरबरी से किया। सी द पॉइंट इज, जब मैंने डिसाइड करा कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी में आना था या फॉरेन कंट्री में आना था, और स्पेशली हम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, तो जब मैं यहाँ आया और यहाँ का जो मैंने इन्वायरमेंट देखा, इट इज़ टोटली वे टू डिफरेंट फ्रॉम आवर कंट्री। लाइक यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार फेस करा था। लाइक मैं जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे इंडिया में जब हम लोग रहते थे, तो हम लोग अगर आप रेंट भी पे करना है आपने, तो लाइक आप 1 महीने के बाद या महीने रेंट पे करते हो। बट व्हेन यू आर कमिंग टू दिस कंट्री, यू आर पेइंग दैट सेम रेंट इन अ वीक। लाइक आपके ऊपर एक अलग साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि आपको इतना टाइम में पे करना है। आप इंडिया में अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आप कॉलेज में ही पढ़ रहे हो, सो आई मीन लाइक यू जस्ट वर्क स्टार्टिंग राइट एक्चुअली। बट व्हेन यू आर कमिंग टू दिस फॉरेन वर्ल्ड एंड ऑल, सो आपको पढ़ाई के साथ आपको जॉब भी एक्वायर करना है। अगर आप जॉब नहीं करोगे तो यू आर नो वेयर एक्चुअली। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। अबव ऑल, आप जब यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो यहाँ का जो कल्चरल जो था, आई मीन लाइक इवन जो एजुकेशनल जो तरीका है पढ़ाने का इन लोगों का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक आप जब आप इंडिया में हो तो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप जब पूरे साल पढ़ लिया, तो आप अप्रैल या मई में जाके आप एक रिटन एग्जाम दे रहे हो, एंड दैट्स ओवर। लाइक पढ़ाई खत्म होना। यहाँ पे इट्स वे टू डिफरेंट। आप यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, यहाँ आप एक स्किल भी एक्वायर कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि आई डिड माई मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, और यहाँ जो मेजर फोकस था वो ये था कि आपको स्किल कैसे एक्वायर करनी है। अब जैसे मैंने बोला स्किल, तो इसमें जैसे कि आप पॉलिसी पेपर कैसे लिख रहे हो, पॉलिसी ब्रीफ कैसे लिख रहे हो, आप थीसिस कैसे लिख रहे हो आप। और मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे जब आपने यहाँ पढ़ाई शुरू की, तो क्या वो मुश्किलें थी, अड़चनें थी जो आपने अपना जो 1 साल का आपका मास्टर्स था पॉलिटिकल साइंस में, उसको करते हुए फेस की? मतलब क्या वो चैलेंजेस थे, ताकि जो नया अभी स्टूडेंट आने वाला है, जैसा हम लोग जानते हैं कि 31 जुलाई को न्यूजीलैंड के बॉर्डर खुल रहे हैं, तो उसके बाद ना सिर्फ आप विजिटर वीज़ा बल्कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस बात के साथ मैं एक बात और बता दूं कि हम दोनों में से कोई भी इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं है, और अगर आपको इमिग्रेशन रूल्स के बारे में पढ़ना है तो आप न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लीजिए। तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ यार, गाड़ी चलाते हुए जब हम लोग जो गड्ढे आते हैं सड़क पर, उसमें मुश्किलें होती है ना, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस प्रोग्राम को करते हुए क्या वो पर्टिकुलर चैलेंजेस थे जहाँ पर देखिए बहुत मुश्किल हुई? मैं बताऊँ, पहले तो सबसे बड़ी बात जो एक बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया, हम लोग साउथ एशियन कंट्री के हैं, तो यहाँ पे जो इनकी जो एक सोसाइटी है उसमें एसिमिलेट करना अपने आप को बहुत ही डिफिकल्ट है। लाइक उस ग्रुप में तोड़ के उसके अंदर जाना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है। क्योंकि लेट बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप इंडिया में आप पढ़ाई करो, वेदर यू आर पंजाबी, वेदर यू गुजराती और यू फ्रॉम दिल्ली, यू कैन इंटरमिंगल विद एनीवन, बट आप जब यहाँ आओगे आप ये देखोगे कि आपके इनके ग्रुप के अंदर ही जाना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रेसिस्ट, बट द पॉइंट इज मतलब एक होता है कि मतलब इनका एक अपना एक है कल्चर ग्रुप है, वो उसके अंदर जाना उनको समझना ही बहुत ही
मतलब प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं? वैसे ना डॉन ये ना थोड़ा ट्रेडिशनल पार्ट भी है डिबेट का, वो है कि भारत में भी हम लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट जब दिल्ली आते हैं तो वो सब आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, राइट, ट्रू, वेरी ट्रू। और वैसे ही ये बात सही है कि बहुत सारे इंडियंस जब वो किसी भी वेस्टर्न कंट्री में पहुंचते हैं तो अमूमन ऐसा देखने में मिलता है वो सारे लोग झुंड बनाकर एक साथ रहते हैं। तो यहाँ भी कई लोगों को लगता है कि विदेशों में बहुत सारे इंडियंस हैं, जबकि ऐसा नहीं है। विदेशों में बेसिकली भारत के 3-4 राज्यों से ही ज़्यादातर लोग हैं। तो जितने भी आपको लोग यहाँ मिलेंगे, अच्छा, और एक और मैं बता दूं, मैं स्टेट्स के नाम ले लेता हूँ। सबसे ज़्यादा आपको लोग मिलेंगे गुजरात, पंजाब, केरला और शायद थोड़ा बहुत तमिलनाडु से। और उसके अलावा भारत के जो 29 राज्य हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। आंध्रा के भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन उसके अलावा कम है। भारत के राज्यों से आप लोग बहुत कम है। राइट। ये जो उनका एक साथ ग्रुप में रहने की वजह ये भी है कि ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आई वुड से नहीं आई वुड से कि जो एसिमुलेशन का प्रॉब्लम है दोनों साइड से है। दोनों साइड से वेरी ट्रू। एक्सिस्टिंग कम्युनिटी भी हमने नोटिस, और जो इमिग्रेंट्स आए हैं वो भी जो जहाँ डोर खुला है उसमें एंट्री नहीं करना चाहते। मुझे यार अब मैं चाहता था कि मुझे कुछ स्पेसिफिक आप जो है कोर्स के दौरान जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी ना, जैसे लाइब्रेरी रिसोर्सेज यूज़ करने में ना, या प्रोफेसर्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में, या राइटिंग पोर्शन में, उन सारी प्रॉब्लम्स पर आप थोड़ा टिप्पणी करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको छोटा सा बता दूँ कि पहली बात तो ये तो बहुत बात की बात है कि आपने कोर्स कैसे कंप्लीट करना है। सबसे बड़ा इशू आपको बताऊँ कि यहाँ पे बिल्डिंग्स को डिस्कवर करना ही बहुत बड़ी बात थी कि लाइक ये बिल्डिंग इधर है, वो वहाँ जाना, यहाँ हमें पता ही नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इन्फॉर्मेशन। हमें प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई थी कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। और यहाँ पे इतने सारे क्लब्स हैं, इतने बड़े एसोसिएशंस हैं, हमें पता ही नहीं था। सो भाई, आप जब आ रहे हो यहाँ पे तो ये बात ज़रूर दिमाग में रख के चलना है कि आप जब वहाँ जाओगे, जो प्रॉपर उनकी ओरिएंटेशन क्लास होती है, आपको उसमें आना है और सारी चीज़ें देखनी है। तो वो तो ठीक है। मैं चैलेंजेस यार, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से तूने मास्टर्स किया, उसके बाद जामिया से भी तूने पढ़ लिया, तो कितनी आसानी से तू असाइनमेंट सबमिट कर पाया, और जो भाई तेरे क्लासमेट हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, उनके मुकाबले क्या मुश्किल था, क्या सरल था? जैसे मैंने बताया, एक तो वो यही था कि लैंग्वेज इश्यूज थे कि उसकी वजह है ना यार। हाँ, जब इनके यहाँ कोई असाइनमेंट सबमिट होता है तो ये लोग लिख के देते हैं। हमारे यहाँ हम लोग सेमेस्टर में, हम लोग तो आई थिंक अब स्टार्ट हो गया, और हम लोग तो ऐसे भी पौराणिक युग के हैं, तो कहाँ सेमेस्टर था यार? कहाँ सेमेस्टर था? तो ईयरली सिस्टम था, और आप साल में एक दिन लिखते हैं। हाँ, वही, हाँ, यही था। और दूसरा, जैसे कि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं और जो हमारा जो है एक इंटरेक्शन भी बहुत ही मिनिमम वे में होता है। आप गए हो, आप टू द पॉइंट बातें कर रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं। कोर्स तो कोर्स है, एंड दैट्स इट। लाइक दिस आर फ्यू थिंग्स। अच्छा, एकदम रिलैक्स्ड होकर बताना, कोई ऐसा हम लोगों पर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि हम बुद्धिजीवी नजर आए। मैंने जितने लोगों से बात की ना, जो ये खासकर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, मैंने देखा कि सब बहुत मुश्किल में है। हाँ। और कंपैरेटिवली देखो, मैं शुरुआत में मैंने सवाल पूछा था ना, मैंने कहा था 3 तरह के लोग रहते हैं। कि पहला तो वो ग्रुप रहता है, अच्छा अब मुझे याद है वो तीनों ग्रुप सही ढंग से, कि पहला ग्रुप तो रहता है उन लोगों का जो यहाँ आकर कुछ स्किल एक्वायर करना चाहते हैं। दूसरा ग्रुप रहता है उन लोगों का जो एजुकेशन को एज ए बैकडोर एंट्री डेवलप्ड कंट्रीज में इमिग्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा ग्रुप रहता है उन लोगों का जिनके पास पहले से ही कोई बहुत अच्छी एजुकेशन और स्किल है, और जो यहाँ उसको डेवलप करना चाहते हैं, थोड़ा सा डेवलप करते हैं और बहुत इजीली सेटल हो जाते हैं। उसमें बेसिकली इंजीनियर्स और जिन्होंने स्टेम सब्जेक्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स से इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है, वो लोग हैं जो यहाँ आते हैं, 1 साल का कोर्स करते हैं। इंडिया में ही उन्होंने इतनी अच्छी जॉब की होती है, इतना अच्छा वर्क एक्सपीरियंस उनके पास होता है कि जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें आसानी से काम मिल जाता है। राइट। तो जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोगों के जो फ्लैटमेट्स थे जिन्होंने इंडिया बहुत जल्दी सेटल हो गए थे, साइंस वाले, जिन्होंने बीटेक किया था, राइट, बेंगलोर में और दिल्ली में अच्छी एमएनसीज में काम किया था, वो यहाँ आए और उनको बहुत इजीली जॉब भी मिली, बहुत अच्छी तरह और सेटल हो गए, और उनके रेजिडेंसी का पाथ भी खुल गया ना। तो हम लोग किसी को डिस्करेज नहीं कर रहे, कुछ इनकरेज नहीं कर रहे, लेकिन अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग ये बातचीत कर रहे थे कि इंडिया में आजकल मोदी जी पूछते हैं कि भाई एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम ना, या आप एमए सोशल वर्क किए हो लेकिन आता क्या है ना। तो वहाँ तो ये सिर्फ सवाल पूछते हैं, यहाँ सर्वाइव करने के लिए इस सवाल का जवाब आपको खुद भी पता होना चाहिए कि भाई आता क्या है। बट मैं बस यही बोलना चाहता हूँ, देखिए आप चाहे इंडिया में रहिए या आप वर्ल्ड के किसी पार्ट में चले जाए, आजकल एजुकेशन से ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज़ योर स्मार्टनेस। लेट बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर स्मार्ट यू कैन सर्वाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लेट बी वेरी ऑनेस्ट। वैसे तो यहाँ भारत के, और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ भाई, मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि यहाँ भारत के सारे राज्यों से कुछ ना कुछ लोग आए। ये सिर्फ जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का मेनिया है, ये जो 3-4 स्टेट्स तक ही है, केरला,
गुजरात, पंजाब, थोड़ा बहुत तमिलनाडु, और वो भी बहुत अच्छी तरह है। बाकी उत्तराखंड का कोई आदमी नहीं मिलता, हिमाचल का कोई आदमी नहीं मिलता, नहीं हार्डली, नागालैंड का मतलब ही नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि जो इंडिया में जो कंट्रीज जो स्टेट्स हैं जो कि थोड़े से एजुकेशनली और थोड़ी से वेल्दी भी हैं, तो आई थिंक एक्सपोजर उन्हीं को मिला है। अगर आप देखा जाए तो यूपी, बिहार हो गया है, और बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा है। आई थिंक आई हार्डली फाइंड एनीवन फ्रॉम दिस। मैं इसका देख एजुकेशन को लेना देना नहीं है, हाँ। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, अगर मैं गलत हूँ तो शायद सिक्किम, वहाँ लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% है। हाँ, बट वहाँ यहाँ पे वहाँ पे भी कोई नहीं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये देखा कि एक्सपोजर आई थिंक कम है। एक्सपोजर कम है। मुझे लगता है कि मैं एक बात में बता दूँ ना, मैं इससे पहले कि हमारी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि डॉन ये बता रहा है कि सब कुछ हरा हरा है। मैं ये बता रहा हूँ कि सब कुछ सूखा है। देखिए ये बात तो सही है। अगर किसी तरह आप यहाँ आ जाए, कैसे भी आए, और अगर आप इनिशियल स्ट्रगल झेल गए ना, हो सकता है मैं और डॉन आपको हमें क्या झेलना पड़ा ये कैमरे में बताना नहीं चाहते ना। हमको लगता है यार कि मतलब हम लोगों में अभी इतनी हिम्मत नहीं है हम लोगों में कि उस स्ट्रगल को आपसे शेयर कर पाए कि यहाँ आके क्या देखना पड़ा ना डॉन नहीं कर सकता है, ना कर पाएगा ना। लेकिन अगर आप उस इनिशियल फेज को पार कर जाए किसी तरह, तो लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। और इंडिया में जो चीज़ें लग्जरी हैं वो यहाँ हर गधे घोड़े के पास है। ऑनेस्टली मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आ गए हो और आपने ये कुछ 1-2 साल या 3 साल आप झेल गए हो अच्छी तरह से, लाइक आपने इन चीज़ों समझ लिया है, तो यहाँ जो बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो आप इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेट बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत हाई है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लग्जरी जो है बहुत अच्छी है, और आप 2 लोग अच्छा कमा रहे हो तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी लाइफ वो कर सकते हो। आपके जो बच्चे हैं वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। यहाँ के जो इंडिया के जो टॉप क्लास स्कूल्स हैं, आई थिंक उससे भी ऊपर जो यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ है। अगर आप देखें जो OECD कंट्रीज़ हैं उसमें न्यूजीलैंड जो है वो नंबर 3 में आता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, और यहाँ बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो फ्री है, एंड दैट्स अ बिग थिंग। आई मीन लाइक हमारे जो पॉकेट जो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इंडिया में वो एजुकेशन है, तो आप इधर आओगे तो वो फ्री। अच्छा, और मैं एक बात और जो मैंने महसूस किया कि अगर आप भारत के बड़े शहरों से आएंगे, जैसे आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो आपको ना बहुत ज़्यादा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप, क्योंकि आपने पहले से ही बहुत कुछ देखा हुआ है। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर से आएंगे, आप देहरादून से आएंगे, आप पटना से आएंगे, आप जयपुर से आएंगे ना, या आप नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट से आएंगे, तो यहाँ जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा। आपको लगेगा कि यार झेल नहीं पाओगे, कितना अलग है। हाँ, लेकिन बात यह है कि शुरुआती साल आप कैसे निकालते हैं। मैं इस बात को और एम्फेसाइज नहीं करना चाहता ना, और ना मेरे ख्याल से मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ किसी स्किल के साथ आइए या किसी स्किल को डेवलप करने के लिए आइए, वरना अनफॉर्चुनेटली आप वही काम कर रहे होंगे जो आपने सोचा था कि आप कभी नहीं करेंगे ना, या आपको कभी नहीं करना पड़ेगा ना। और आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में रहकर उस प्रोफेशन के काम को ही करना चाहते हैं, तो आप उसकी स्किल एक्वायर करके आइए। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, मैं कोई बहुत डॉक्टर और कोई बहुत साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, बहुत सिंपल सी बात आपसे कहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे बेकर हो सकते हैं, तो आप उस फील्ड की पहले से थोड़ा सा इंडिया में पढ़ाई करके आइए, उसी फील्ड का कोर्स न्यूजीलैंड में आकर करिए, और बहुत टॉप एंड यूनिवर्सिटी भी मत टारगेट करिए क्योंकि वहाँ फीस बहुत ज़्यादा होती है। आप इसलिए मिडिल रेंज के यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में उस कोर्स को करिए और फिर उसी फील्ड में यहाँ जॉब करिए, तो आपका जो सेटलमेंट का पीरियड है वो कम टॉर्चरस रहेगा ना। और अगर आपने इंडिया में IT की पढ़ाई की है ना, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी है, और आप यहाँ आकर ये सोचेंगे कि आप पेंटिंग में मास्टर्स कर लें और कुछ हो जाए, तो बहुत मुश्किल होगा। और इंडियन वर्क एक्सपीरियंस को ये बहुत ख़राब ढंग से देखते हैं, वो एक दूसरी मुश्किल है। तो बारिश होगी, हमको चर्चा जल्दी से खत्म करनी पड़ेगी। लास्ट कुछ शब्द बस मैं यही कहूँगा कि आप आने से पहले अपने आपको प्री प्लान करके आइए, दिमाग को ओपन करके आइए, और ये सोच के आइए कि भाई आप जा रहे हो, एक फॉरेन कंट्री जा रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ आपको बहुत अच्छी चीज़ भी मिल सकती है, और ऐसा भी लेवल आ सकता है जहाँ आपको बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ जाए। तो अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करो तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। हो सकता है कि फ्यूचर आपका अच्छा हो। अच्छा, मैं एक बात और ही कहूँगा, ये बात
जितनी चटपटी ऑफ कैमरा होती है उतनी कैमरे में नहीं क्योंकि डॉन ने खुल के बात नहीं की ना। डॉन जरा अपने उसमें आ गया, क्या बोलते हैं वो, टीचर है, टीचर है ना, टीचर यानी बुद्धिजीवी। तो डॉन उस फॉर्मेट में आ गया, इसलिए डॉन ने सही ढंग से अपनी कहानी सुनाई नहीं। हाँ। लेकिन मैं बस आपको ये बता दूं कि जितना आपने सोचा या हमारी बातचीत सुन के जितना आप समझ पाए उससे कई ज़्यादा मुश्किलों भरी। यस, वेरी ट्रू। और मैं भी यही लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, जैसे कि आप मिस्टर मुकेश कह रहे हैं कि बहुत ग्रीन साइड में दिखा रहा हूँ, यार वेरी ट्रू। मैं थोड़ा पॉजिटिव भी हूँ और मैं भी उस प्रॉब्लम से बहुत से गुजरा हूँ, बट गुजर चुका हूँ। सो और अभी भी वो चैलेंजेस हैं। पता है बात क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा आइडिया ये था इस बातचीत के पीछे का, मैं ये चाहता था कि हम किसी को ना डिस्करेज करें ना हम किसी को इनकरेज करें, बल्कि जो रियल पिक्चर है वो दिखा दें। हाँ, वही, ताकि जो भी थोड़े से लोग इस ब्लॉग को देखते हैं वो अपना फैसला खुद ले पाए ना। वेरी ट्रू। बाकी हम लोगों के साथ ज़्यादातर आप यूट्यूब में वीडियोस अगर सुनेंगे ना, उन सारे वीडियोस में एक ही मुश्किल है कि जो रो रहा है तो वो कुड़कुड़ करने में लगा है, रोने में लगा है, आपको बताने में लगा है कि सब कुछ कितना बुरा है। और दूसरा जो झूठ बोल रहा है, जो आपको बता रहा है कि वाह कितना अच्छा है, कितना मजा आया, बस जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरा वहाँ फूल बिखरे हुए थे। नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। मैं जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट्स नॉट कि आप फॉरेन कंट्री जाते हो इट्स ऑल बेड ऑफ रोजेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर चैलेंज को फेस करना ही करना है, बट ये है कि चैलेंज आप कैसे फेस करो, इट्स अप टू यू। बाहर की दुनिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट इज कि आप उस चैलेंजेस को कैसे रिएक्ट कर रहे हो। आई थिंक आई एम राइट। और एक बात और, जैसे भारत में ना एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो आप IIT की प्रिपेयर करिए और IIT में एडमिशन ले लीजिए और पूरा देश उसी में लगा है। तो कई बार लोगों का जो कलेक्टिव बिहेवियर है, हम उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं कि सब देखो कितने गधे हैं, सब IIT में जाना चाहते हैं। लेकिन मैं वो सब बेवकूफ़ नहीं है। उनको पता है ना कि अगर वो अपनी उस प्रयास में सफल हो पाए तो उनको एक बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी ना। तो वैसे ही अगर आप देश के बाहर जाना चाहते हैं तो आप अपनी पहली चॉइस बनाइए US, क्योंकि वहाँ मास्टर्स 4 साल, वहाँ ग्रेजुएशन 4 साल की है, मास्टर्स 2 साल के और PhD में अमूमन 5 साल तक लगते हैं। लेकिन वो बाकी सारे दूसरे देशों से कई गुना ऊपर है। दूसरा चॉइस आप कनाडा रखिए, तीसरा आप UK रखिए, चौथा ऑस्ट्रेलिया रखिए और पाँचवा न्यूजीलैंड ना आप। लेकिन फिर आप सोचिए कि आप इन 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। क्या आप अपनी कोई एक नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं जिसके जरिए आप पूरी दुनिया में कहीं भी नौकरी ढूंढ सकें, या आप किसी दूसरी कंट्री में इमिग्रेट करना चाहते हैं, या आपका मकसद एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लेने का पर्पस इतना है कि आपको किसी तरह से इमिग्रेट करना है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कहाँ पढ़ा, कितना पढ़ा और क्या पढ़ा। आपका पर्पस ये है कि मैं इमिग्रेट कर जाऊँ। या तीसरा, आप पहले से ही आपकी बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ है, आप अच्छी जॉब करते हैं, उसी एरिया में छोटा सा ब्रिज कोर्स करके आप सेटल होना चाहते हैं। आप देखिए कि आप इन 3 कैटेगरीज में से किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। मतलब सिर्फ मकसद आपका माइग्रेट करना है तो उस ढंग से सोचिए, कुछ स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो उस ढंग से सोचिए, पहले से ही आपकी स्टेबल जॉब है, उसी फील्ड में कुछ आगे करना चाहते हैं, ब्रिज कोर्स, तो आपको मतलब मैं ये कहूँगा कि ना एक वन साइज फिट्स ऑल फार्मूला कुछ है नहीं। आप अपनी परिस्थितियों को देखिए, कितने यहाँ आने के लिए कितना पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं, राइट, उसको आप देखिए और आप अपना असेसमेंट रियलिस्टिकली करिए। ये नहीं कि मैं तारे तोड़ के लिए आऊँगा, बहुत रियलिस्टिकली अपना असेसमेंट करिए ना। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत रियलिस्टिक प्लान नहीं बना पाता। तो अगर मेरी कैपेसिटी वजन उठाने की 10 kg है तो मैं जो मेरी योजना है मैं खुद के लिए बनाता हूँ, उसमें मैं 50 किलो उठा रहा होता हूँ। तो ये भी, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से स्ट्रगल करते हैं। तो आप सोचिए और रियलिस्टिकली सोचिए और प्लान बनाइए और आप यहाँ आइए, क्राइस्टचर्च आप आए तो हम दोनों को आप पकड़िए, हम आपको मिल जाएंगे। राइट। और अगर और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगे, हालांकि बोरिंग बातचीत थी इसमें, कुछ तो था नहीं, अगर आपको मजा आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो नीचे आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन फिर अंत में मैं ये बात कहूँगा, हम लोग भाई इमिग्रेशन एडवाइज़र नहीं है भाई। हम लोगों की इस दुनिया में 6 अरब लोग हैं, 6-7 अरब लोग, और हर आदमी के जीवन की एक अपनी कहानी है। तो हम लोगों को, हम सिर्फ आपको अपनी कहानी सुना दी है। तो यही है, तो अपना प्री प्लान कीजिए, सब तरीके से कीजिए काम, एंड आई होप आपका जो आने वाला टाइम फ्यूचर जो होगा अच्छा होगा। ऑल गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि हम लोग बैठे हुए कहाँ हैं, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि कहाँ हम लोग ये UC का एलम्स ग्राउंड है।